आज हम बात करेंगे एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। ये एक वेल नोन प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग का। डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बार डिवाइडेड बाय 2। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। एच बार इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई। डेल्टा ई इज द अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, यानी कि एक रेंज है एनर्जी की, एक इंटरवल है जिसके अंदर पार्टिकल की एनर्जी जो है कहीं लाई कर रही है उस रेंज के अंदर। उस रेंज की जो लेंथ है उसको हम डेल्टा ई या अनसर्टेनिटी इन एनर्जी कह रहे हैं। डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी जो है वो आप देख सकते हैं, डेल्टा टी इज द टाइम फॉर द वेव पैकेट टू पास पॉइंट पी। अच्छा, अब पार्टिकल के साथ एक मैटर वेव एसोसिएटेड है। मोर प्रिसाइजली मैं कहूँ तो वो एक वेव पैकेट है जो कि यहाँ पर मैंने दिखाया है। ये है वो वेव पैकेट। ये ग्रुप वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब ये वेव पैकेट जो है कुछ टाइम के बाद ये पॉइंट P से पास करेगा, और इस पॉइंट P से पास करने के लिए इसे जो टाइम दरकार है वो है डेल्टा टी। अब इस डेल्टा टी के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखें, फर्ज करें कि ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है इस वेव पैकेट का, ये 10 सेकंड पर इस पॉइंट P को मीट करता है, और इसका जो ये एंड पॉइंट है, जो जो ट्रेलिंग एज है इस वेव पैकेट का, फर्ज करते हैं ये 15 सेकंड पर इस पॉइंट P को मीट करता है। तो इसका मतलब ये है कि इस वेव पैकेट को पॉइंट P से पास करने के लिए 10 से 15 सेकंड के दरमियान का जो टाइम है, यानी कि 5 सेकंड का टाइम, वो दरकार है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि जो पार्टिकल है वो इस वेव पैकेट के दरमियान कहीं लाया कर सकता है। इस वेव पैकेट के दरमियान जो एक्स एक्सिस का पोर्शन है, जो लेंथ है एक्स एक्सिस की इस वेव पैकेट के दरमियान, वहां पर किसी भी पॉइंट पर ये पार्टिकल लाया कर सकता है। उन डिफरेंट पॉइंट्स पर पार्टिकल के पाए जाने की डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज हैं, जो कि ये वेव पैकेट का एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी पॉइंट पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, किसी पॉइंट पर एम्पलीट्यूड कम है। जहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है वहां पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी, और जहां पर ये एम्पलीट्यूड कम है वहां पर प्रोबेबिलिटी भी कम होगी। सो हमें बस इतना पता है कि पार्टिकल जो है वो इस वेव पैकेट के अंदर किसी पॉइंट पर मौजूद है विद अ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोबेबिलिटी। पार्टिकल के पाए जाने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो इस वेव पैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है एट डिफरेंट पॉइंट्स। सो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि पार्टिकल जो है इस रेंज के अंदर, इस वेव पैकेट के अंदर कहाँ पर मौजूद है एग्जैक्टली। बस इतना पता है कि पार्टिकल इस रेंज के अंदर कहीं मौजूद है। तो जब ये वेव पैकेट इस पॉइंट P से गुजरेगा, तो अब ये जो 10 से 15 सेकंड के दरमियान जो 5 सेकंड का टाइम है डेल्टा टी, जिसमें ये वेव पैकेट इस पॉइंट P से गुजरेगा, इस टाइम में हमें नहीं पता कि पार्टिकल जो है वो किस टाइम पे पॉइंट P पर मौजूद होगा, क्योंकि जो पार्टिकल है वो आफ्टर ऑल इस वेव पैकेट के अंदर मौजूद है, और हमें नहीं पता कि इस वेव पैकेट के अंदर किस पॉइंट पर पार्टिकल जो है वो मौजूद है, एग्जैक्टली किस पॉइंट पर मौजूद है। सो 10 सेकंड से जब आप टाइम शुरू करेंगे तो इस वेव पैकेट के डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट पोर्शंस इस पॉइंट P से गुजरेंगे, और अब चूंकि पार्टिकल उन पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, लिहाजा किसी भी टाइम पर 10 से 15 सेकंड का जो टाइम है, ये जो 5 सेकंड का टाइम है, इसमें किसी भी इंस्टेंट पर पार्टिकल पॉइंट P को मीट कर सकता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि पार्टिकल का जो टाइम है, जिस टाइम पर, जिस इंस्टेंट पर पार्टिकल पॉइंट P पर मौजूद है, वो टाइम डेल्टा टी की रेंज के अंदर मौजूद है। डेल्टा टी इज द टाइम फॉर दिस वेव पैकेट टू पास दिस पॉइंट P। सो हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी जो है वो टाइमिंग अनसर्टेनिटी है, वो रेंज
वो डेल्टा टी जिसके अंदर पार्टिकल का पॉइंट पी पर पाए जाने का जो टाइम है वो कैद है। सो डेल्टा टी को हम टाइमिंग अनसर्टेनिटी बुला सकते हैं। अब इसके लिए इसका एक और मीनिंग भी है जो कि है टाइम अवेलेबल फॉर मेजरिंग द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। कि देखिए फर्ज करें अगर हम पॉइंट पी पर कोई एनर्जी मेजरिंग मशीन रखें, कोई ऐसी डिवाइस जो पार्टिकल की एनर्जी मेजर कर सकती है, तो उसके पास कितना टाइम अवेलेबल है पार्टिकल की एनर्जी मेजर करने के लिए, तो वो टाइम है जितने टाइम के लिए ये वेव पैकेट जो कि पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने टाइम के लिए ये वेव पैकेट पॉइंट पी से गुजरेगा उतने टाइम में वो मशीन पार्टिकल की एनर्जी को मेजर कर सकती है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस वेव पैकेट के लिए जो 10 से 15 सेकंड का के दरम्यान जो टाइम है 5 सेकंड का, जिसमें ये वेव पैकेट इस पॉइंट पी से गुजरेगा जहां पर एक एनर्जी मेजरिंग मशीन रखी गई है, ये जो 5 सेकंड का टाइम है ये उस मशीन के पास अवेलेबल है। इस टाइम के लिए वो मशीन पार्टिकल की एनर्जी मेजर कर सकती है। इसके बाद वो उसकी एनर्जी मेजर नहीं कर सकती, फिर जो वेव पैकेट है वो पॉइंट पी से आगे गुजर जाएगा। सो डेल्टा टी जो है द टाइम फॉर द वेव पैकेट टू पास पॉइंट पी, इसे आप टाइम अवेलेबल फॉर मेजरिंग द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इसका एक और मीनिंग हो सकता है, वो है लाइफ टाइम ऑफ द पार्टिकल। लाइफ टाइम क्या होता है? लाइफ टाइम से मुराद है कि कोई पार्टिकल कितने टाइम के लिए अपनी ओरिजिनल हालत में बरकरार रहता है, उसके बाद वो डिके कर जाएगा किसी दूसरे पार्टिकल में। तो फर्ज करें कोई पार्टिकल है जिसका लाइफ टाइम जो है वो फर्ज करें 4 सेकंड है, तो इसका मतलब ये है कि 4 सेकंड के लिए पार्टिकल जो है वो अपनी ओरिजिनल हालत में बरकरार रहता है और उसके बाद वो किसी दूसरे पार्टिकल में डिके कर जाएगा। अब इन 4 सेकंड्स के लिए आप पार्टिकल की एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इन 4 सेकंड में पार्टिकल जो है वो अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। सो ये जो 4 सेकंड का टाइम है ये आपके पास अवेलेबल है पार्टिकल की एनर्जी को मेजर करने के लिए, जो कि दूसरे लफ्जों में पार्टिकल का लाइफ टाइम भी है। सो टाइम अवेलेबल फॉर मेजरिंग द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल और द लाइफ टाइम ऑफ द पार्टिकल, इन दोनों को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। आप ये कहिए कि डेल्टा टी जो है वो टाइम अवेलेबल फॉर मेजरिंग द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है या लाइफ टाइम ऑफ द पार्टिकल है, आप कह सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इस प्रिंसिपल की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसकी तरफ हम थोड़ा सा आते हैं। तो आप इससे पहले मैं एक मिसाल दे दूं, उससे इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझना आसान हो जाएगा। फर्ज करें आपके पास एक मुजरिम है जिसको कोर्ट से सजा मिली है, जिसको जेल हुई है कुछ टाइम के लिए, और कंडीशन ये है कि जो जेल है वो हर तरफ से बंद है, कैदी उसके अंदर, जो मुजरिम है कैदी वो उस जेल के अंदर मौजूद रहेगा और जो जेल है वो हर तरफ से बंद होगी, उसके अंदर आप किसी तरह से भी नहीं देख सकते, कोई रोशनी की किरण उस जेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकती, कोई भी बाहर से जेल के अंदर नहीं देख सकता और ना ही अंदर से कोई बाहर देख सकता है। अब एक और सजा उसे मिली है, एक रूल है और वो उसे फॉलो करना है, वो ये है कि जो कैदी है वो फर्ज करें वो मूव नहीं कर सकता, वो चल फिर नहीं सकता, बस वो एक जगह स्टैटिक एक जगह बैठा रहेगा, बस वहां से वो मूव नहीं कर सकता। ये एक रूल है जो उसको फॉलो करना है सजा के तौर पर। अच्छा, अब फर्ज करें अगर जो कैदी है वो जेल के अंदर मूव करता है, जेल के अंदर रहते हुए अगर वो मूव करता है तो उसने रूल को ब्रेक कर दिया, लेकिन इस रूल की जो वायलेशन है इसको कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, कोई इसे देख नहीं सकेगा, क्योंकि कोई भी आदमी जेल के अंदर तो देख ही नहीं सकता। अगर कोई आदमी जेल के अंदर नहीं देख सकता तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि उस कैदी ने वो कैदी मूव कर रहा है या नहीं, उसने रूल को ब्रेक किया है या नहीं। लिहाजा हम कहते हैं कि जेल के अंदर रहते हुए अगर जो कैदी है वो अगर इस रूल को ब्रेक करता है, वो मूव करता है, तो ये उसके लिए अलाउड है, जेल के अंदर वो मूव कर सकता है, क्योंकि जेल के अंदर इस रूल की जो वायलेशन है उसको हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, हम जेल के अंदर देख ही नहीं सकते। अलबत्ता अगर वो जेल से बाहर आ जाता है इन सम वे, किसी तरह से अगर वो जेल से बाहर आ जाता है तो फिर जो है वो हम देख लेंगे कि वो मूव करके बाहर आ चुका है,
वो मूव कर गया है, उसने रूल को ब्रेक कर लिया है, तो हम इस वायलेशन को डिटेक्ट कर लेंगे और ये जो है वो अलाउड नहीं है। अच्छा, अब इस मिसाल को आप यहाँ अप्लाई करें इस एनर्जी एक्सिस पर। यह है आपके पास एनर्जी एक्सिस और इसके ऊपर एक डेल्टा ई, एक इंटरवल है एनर्जी का, डेल्टा ई, जो कि अनसर्टेनिटी इन एनर्जी है। इसके अंदर पार्टिकल की जो एनर्जी है वो किसी जगह पर लाई कर रही है। हमें ये नहीं पता कि पार्टिकल की जो एनर्जी है वो एग्जैक्टली पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान किस पॉइंट पर लाया करती है। बस हमें इतना पता है कि पार्टिकल की एनर्जी जो है वो इस रेंज के अंदर किसी पॉइंट पर लाया करती है। यहाँ डेल्टा ई ये जो डेल्टा ई है ये आपकी जेल है। एनर्जी ई जो है जो इस रेंज के अंदर मौजूद है किसी भी पॉइंट पर, ये कैदी है। और आप इस रेंज के अंदर भी नहीं देख सकते, इस जेल के अंदर भी नहीं देख सकते। वजह क्या है? वजह ये है कि देखिए, जब हमने ये कह दिया कि हम इस रेंज के अंदर, बस ये जानते हैं कि पार्टिकल की एनर्जी इस रेंज के अंदर किसी पॉइंट पर लाई करती है, लेकिन इस रेंज के अंदर एग्जैक्टली किस पॉइंट पर लाई करती है हमें ये नहीं पता। इसका मतलब ये है कि हम इस रेंज के अंदर झांक कर नहीं देख सकते। अगर हम इस रेंज के अंदर झांक कर देख सकते होते तो इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि एनर्जी जो है इस रेंज के अंदर एग्जैक्टली किस पॉइंट पर लाई करती है। फिर तो ये अनसर्टेनिटी जो है वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो अगर हम ये कह रहे हैं कि एनर्जी इस रेंज के अंदर किसी भी पॉइंट पर लाया कर सकती है, हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पर लाया करती है इस रेंज के अंदर, इसका मतलब इस रेंज के अंदर हम नहीं देख सकते, जैसा कि उस जेल के अंदर हम नहीं देख सकते थे। सो अगर हम इस रेंज के अंदर नहीं देख सकते, तो अगर पार्टिकल की जो एनर्जी है इस रेंज के अंदर अगर वो बदल भी जाती है, पार्टिकल की एनर्जी फर्दर इंक्रीज कर जाती है, इस एक्सिस पर ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, या अगर वो डिक्रीज करती है नीचे की तरफ मूव कर जाती है, तो हम इस एनर्जी के चेंज को, एनर्जी की मोशन को, या इसे मैं एनर्जी कंजर्वेशन की वायलेशन भी कह सकता हूँ, हम इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम तो इस रेंज के अंदर देख ही नहीं सकते। यहाँ पर हमारा रूल क्या है? वहां पर रूल ये था कि कैदी मूव नहीं कर सकता। यहाँ पर रूल क्या है? यहाँ पर रूल है एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ। यहाँ पर एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है, एक एनर्जी जो है किसी जिस भी पॉइंट पर वो मौजूद है वहां से वो हिल नहीं सकती, ऊपर नीचे नहीं जा सकती। ऐसा नहीं है कि वो किसी अननोन सोर्स से एनर्जी हासिल करके थोड़ा ऊपर मूव कर जाए, या एनर्जी रिलीज करके टू सम अननोन सिंक वो नीचे की तरफ ट्रेवल कर जाए। ऐसा नहीं हो सकता। एनर्जी स्टैटिक रहनी चाहिए, किसी फिक्स्ड पॉइंट पर कांस्टेंट रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन चूंकि हम इस रेंज के अंदर नहीं देख सकते, लिहाजा अगर इस रेंज के अंदर रहते हुए एनर्जी जो है वो बदल भी जाती है, पार्टिकल किसी अननोन सोर्स से एनर्जी हासिल कर लेता है, उसकी एनर्जी ऊपर मूव कर जाती है, या वो किसी अननोन सिंक को एनर्जी ट्रांसफर करता है, उसकी एनर्जी डिक्रीज करके नीचे आ जाती है, तो हमें नहीं पता चलेगा। हम इस एनर्जी कंजर्वेशन की जो वायलेशन है इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हम ये कहते हैं कि ये एनर्जी कंजर्वेशन की वायलेशन जो है ये अलाउड है पार्टिकल की। पार्टिकल इस वायलेशन पार्टिकल की ये जो वायलेशन है एनर्जी कंजर्वेशन की वो अलाउड है। हाँ, अलबत्ता पार्टिकल जो है वो अगर इतनी एनर्जी रिलीज करे या इतनी एनर्जी गेन करे कि पार्टिकल की जो एनर्जी है वो इस इंटरवल मूव करके इस इंटरवल से बाहर आ जाए, यहाँ आ जाए, या फर्ज करें यहाँ आ जाए, तो वो ये जो एनर्जी कंजर्वेशन की वायलेशन है इसको तो हम डिटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि गो के हम इस एनर्जी रेंज के अंदर नहीं देख सकते लेकिन इससे बाहर तो देख सकते हैं। तो लिहाजा अगर एनर्जी मूव करके इस रेंज से बाहर आती है तो फिर हम एनर्जी कंजर्वेशन की वायलेशन को डिटेक्ट कर लेंगे, और वो तो अलाउड नहीं है। हमने आज तक कोई ऐसा केस नहीं देखा जहां पर हम एनर्जी कंजर्वेशन की वायलेशन को डिटेक्ट कर सकें। सो पार्टिकल की एनर्जी जो है वो इस रेंज से बाहर नहीं आ सकती। हाँ, अलबत्ता इस रेंज के अंदर रहते हुए वो थोड़ा हिल सकती है, मूव कर सकती है अप एंड डाउन। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वो एनर्जी जो है वो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस मूव कर सकती है, मैक्सिमम बाय विच अमाउंट आप एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट कर सकते हैं। तो फर्ज कीजिए एनर्जी पार्टिकल की पॉइंट ए पर थी और पार्टिकल ने डेल्टा ई एनर्जी किसी अननोन सोर्स से एब्जॉर्ब की और पार्टिकल की एनर्जी जो है वो पॉइंट बी पर चली गई। या फर्ज करें पार्टिकल की एनर्जी पॉइंट बी पर थी और उसने डेल्टा ई के बराबर एनर्जी रिलीज की टुवर्ड्स सम अननोन सिंक और पार्टिकल की एनर्जी ए पर आ गई। ये है वो मैक्सिमम अमाउंट डेल्टा ई जिसके बराबर पार्टिकल एनर्जी
किसी अननोन सोर्स से एब्जॉर्ब भी कर सकता है, किसी अननोन थिंग को दे भी सकता है, लेकिन इससे ज्यादा वो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा तो पार्टिकल की जो एनर्जी है वो इस रेंज से बाहर चली जाएगी, और बाहर जाना तो अलाउड नहीं है। सो हम ये कहते हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट बाय विच द एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी वायलेटेड इज डेल्टा ई, विच इज ऑल्सो द अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। सो डेल्टा ई के लिए का एक और मीनिंग है, और वो ये है द मैक्सिमम अमाउंट बाय विच द एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी वायलेटेड। अब ये एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो कितने टाइम के लिए वायलेट की जा सकती है, वो है डेल्टा टी। आप डेल्टा टी से ज्यादा टाइम के लिए एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा टाइम के लिए एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट करना चाहते हैं तो ये जो फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग डेल्टा ई और डेल्टा टी इनवर्सली रिलेटेड है, तो डेल्टा टी को बढ़ाने से डेल्टा ई कम हो जाएगा, फिर आप कम अमाउंट से एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा टाइम के लिए एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट करना चाहते हैं तो बाय लेस अमाउंट आप एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट कर सकते हैं, और अगर आप ज्यादा अमाउंट से एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट करना चाहते हैं तो फिर आप कम टाइम के लिए उसे वायलेट कर सकेंगे। सो आप मैक्सिमम डेल्टा ई के बराबर एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट कर सकते हैं ओनली फॉर अ टाइम डेल्टा टी। तो ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द energy time uncertainty principle कि energy conservation can be violated by the maximum amount delta E, which is also the uncertainty in energy, only for a time delta T, and that's it.